हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ठोस अवस्था, उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होगा कि रिक्तियों के बारे में। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था संकुलन, ठोसों का संकुलन या ठोसों की संकलित संरचना, तो उसमें हमने देखा था कि जो ठोस के अणु हैं या परमाणु हैं या उनके आयंस हैं, जब हम उनको एक निश्चित व्यवस्था में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उनके बीच कुछ खाली स्थान रह जाते हैं। उनके बीच क्या रह जाते हैं, परमाणुओं के मध्य कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, कुछ स्थान बचे रह जाते हैं। उन स्थानों को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ कहते हैं। तो आज हम उन्हीं रिक्तियों के बारे में, और अगर उन रिक्तियों में किसी परमाणु को रख दिया जाए, अगर उन रिक्तियों में किसी परमाणु, किसी गोलाकार परमाणु को रख दिया जाए, तो उस परमाणु की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, रिक्ति की त्रिज्या। तो रिक्ति की त्रिज्या और जो आपके ठोस हैं उनके परमाणुओं की त्रिज्या, उनमें क्या संबंध होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहला हम जान लें कि रिक्ति क्या होती है हमारी, है ना। सबसे पहले रिक्ति क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वॉइड। तो रिक्ति क्या होगी, जैसा कि हमने बताया कि क्रिस्टल जालक जो हमारा ठोस है उसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक में खाली स्थान, परमाणुओं के मध्य उपस्थित खाली स्थान को ही वो क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। तो क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक में परमाणुओं या परमाणुओं को सीधा सीधा आप क्या कह दीजिए, अवयवी कणों, है ना। परमाणु अणुआयन कुछ भी हो सकता है, वो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं, या इसी को हम छिद्र भी कहते हैं, या इसी को हम अंतराल भी कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे आप क्या बोलते हो, रिक्ति, छिद्र या अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या समझा कि रिक्ति क्या होती है, कि परमाणुओं के मध्य, किसी भी जालक में परमाणु के मध्य जो खाली स्थान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति कहते हैं। चलिए, अब हमें इसी रिक्ति और परमाणु की त्रिज्या, जो अवयवी कण है, अवयवी कण कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो इसी परमाणु की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या में संबंध बताना है। तो इसके लिए हम जान लें पहले हमारे पास कितनी प्रकार की रिक्तियाँ होंगी जिनमें हमें संबंध देखना है। तो हमने देखो 3 प्रकार की रिक्तियाँ देखी थी। लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने न देखा हो वो जाके देख लेंगे, तो उनको इन तीनों रिक्तियों के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि भाई तीनों रिक्तियाँ कैसी होती हैं। तो ये द्विविमीय वाले में मिला था हमें, द्विविमीय षटकोणीय संकुलन संरचना में त्रिभुजीय रिक्ति मिलती है। फिर उसके बाद हमने त्रिविमीय में पढ़ा था HCP, तो वहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति मिलती है और अष्टफलकीय रिक्ति भी मिलती है। तो हमारे पास कुल 3 प्रकार की रिक्तियाँ होंगी जिनके लिए हमें त्रिज्या की क्या करनी है, गणना करनी है। कौन कौन सी, त्रिभुजीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इन तीनों की क्या करनी है, हमें त्रिज्या की गणना, या हम कहें इनकी त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, त्रिभुजीय रिक्ति की। इसके नोट करो। तो फिर त्रिभुजीय रिक्ति की त्रिज्या के बारे में चलते हैं। त्रिभुजीय रिक्ति होती कैसी है उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करें किसकी, त्रिभुजीय रिक्ति होती क्या है। तो त्रिभुजीय रिक्ति, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड इसे बोलते हैं। तो त्रिभुजीय रिक्ति कुछ ऐसी होती है कि 3 परमाणुओं के मध्य उपस्थित जो खाली स्थान होता है, या 3 परमाणुओं के मध्य, देखो ये 3 परमाणु के मध्य खाली स्थान है और यहाँ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक है, आप चाहे इनको ऐसे बना लीजिए, चाहे 2 परमाणुओं को ऊपर कर दीजिए और 1 परमाणु क्या करिए, नीचे करिए, तब भी यहाँ क्या बनेगा, देखो एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। तो 3 परमाणुओं के मध्य जो खाली स्थान होता है वो कैसी होती है, त्रिभुजीय रिक्ति होती है। कैसी होती है, त्रिभुजीय रिक्ति। तो अगर इसी रिक्ति में हम कोई परमाणु रख दें, कोई छोटा गोला रख दें, थोड़ा और इसको बड़ा बनाते हैं, अगर इसी रिक्ति में हम कोई छोटा गोला रख दें, जैसे देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो खाली स्थान है इसमें हमने एक छोटा गोला लाके ये कुछ ऐसा रख दिया, ये यहाँ पे। तो ये क्या है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो त्रिभुजीय रिक्ति की त्रिज्या को शो करेगी। क्यों? क्योंकि ये गोला त्रिभुजीय रिक्ति में रखा हुआ है।
और ये जो आपके परमाणु हैं इनकी त्रिज्या भी कुछ होगी। तो इन परमाणुओं की त्रिज्या और इस रिक्ति की त्रिज्या में ही हमें क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है कि इस परमाणु की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजीय रिक्ति समझ में आई? लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि 3 परमाणुओं के द्वारा या 3 परमाणुओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, रिक्ति, त्रिभुजीय रिक्ति कहते हैं। देखो अगर हम मान लें कि परमाणु की त्रिज्या, माना हम क्या मान लेते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या मान लो आर एस, एस मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, तो बड़ा गोला है, परमाणु की त्रिज्या हो गई। और रिक्ति की त्रिज्या मान लेते हैं, रिक्ति की त्रिज्या, तो रिक्ति की त्रिज्या ले लेंगे आर वी, वी मतलब वाइड, वाइड मतलब रिक्ति। तो ये जो छोटे वाले परमाणु की त्रिज्या है ये आर वी होगी, और ये जो गोले हैं स्फीयर्स हैं इनकी त्रिज्या हमने आर एस मान ली। अब यहाँ पे देखोगे अगर एक त्रिभुज बन रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको हम कुछ ऐसे मिला दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप लोग इस त्रिभुज को देख रहे होगे तो ये त्रिभुज कैसा है, समकोणीय त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, तो सॉरी समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के जैसे। और समबाहु त्रिभुज के जो सभी कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण में से जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये समबाहु कोण बन रहा है या समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें सभी जो कोण होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब अगर इसको आप मिला दो यहाँ से, देखो ये यहाँ पे ये पॉइंट, तो यहाँ बना ए, ये पॉइंट बन गया बी, और ये इसका बन गया सी पॉइंट, ठीक है। अब अगर इस रेखा को देखोगे, ये जो ए से सी तक जा रही है, ये रेखा इस कोण को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 बराबर भागों में। तो जो एक कोण होगा वो 30 डिग्री, भाई दोनों कोण है ना, इसको अगर हम बाहर निकाल लें, कुछ ए बी सी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ये जो कोण है ये ए हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये बी हो गया। तो ये जो कोण है, क्योंकि ये रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही, तो एक कोण कितना होगा, 30 डिग्री का हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें बड़ा वाला गोला है और एक यहाँ पे छोटा गोला रखा हुआ है, और एक यहाँ पे बड़ा गोला रखा हुआ है। तो ये जो बड़े गोले की त्रिज्या है हमने माना था आर एस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, आर एस, ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर एस, और ये छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, आर वी। तो बताओ ए सी का मान कितना होगा, ए सी बराबर हो जाएगा आर एस प्लस आर वी। देखो यहाँ से यहाँ तक आर एस, और फिर ये छोटी वाली त्रिज्या आर वी, तो ए सी हो गया आर एस प्लस आर वी, ये हो जाएगा। और अगर ए बी की बात करो, ये जो ए बी है, ए बी ये क्या है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या है आर एस, ए बी क्या हो जाएगी, आर एस हो गई। अब आप बताओ कौन सा ऐसा रिलेशन, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े होंगे, कौन सा ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आधार और कर्ण दोनों आते हैं। भाई ये हमारा ए बी क्या है, ये आधार है ना, और ये ए सी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें आधार और विकर्ण आते हैं, तो हम देखेंगे कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, विकर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो कॉस थीटा का मान देखो कितना है, 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ए बी कितना है, आधार क्या है, ए बी, आधार क्या है ए बी, और विकर्ण क्या है ए सी, यही है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। बताओ ए बी कितना है, आर एस, ए सी कितना है, आर एस प्लस आर वी, यही है। अब अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सॉल्व करें, देखें तो इसको पलट दो, ये पलटो ना, ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये √3 आर एस प्लस √3 आर वी इधर हो जाएगा, और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आर एस हो जाएगा। आर एस वालों को एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, √3 आर वी इज इक्वल टू 2 आर एस माइनस √3 आर एस। अगर आर एस कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो देखो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस, और √3 का मान आप सबको पता है, √3 कितना होता है, 1.732, और क्योंकि आर एस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो इसका मान भी रख दो, 1.732 आर वी इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो 10 में से दोगे 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, तो ये आएगा लगभग 0.268
आर एस ना ये, तो आर वी बराबर क्या हो जाएगा, आर वी बराबर हो जाएगा 0.268 अपॉन 1.732 आर एस। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये रिलेशन कितना निकल के आएगा, देखेंगे आर वी बराबर आ जाएगा 0.155 आर एस। मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुजीय रिक्ति की त्रिज्या है आर वी किसकी थी, रिक्ति की त्रिज्या। तो जो त्रिभुजीय रिक्ति की त्रिज्या है वो बड़े वाले परमाणु की त्रिज्या से कितने गुना होती है, 0.155 गुना होती है। अगर हमें इसकी त्रिज्या दे दी गई मान लो 2 पिकोमीटर, तो यहाँ 2 रख दो तो क्या आ गया आपका, रिक्ति की त्रिज्या आ जाएगी। रिक्ति की त्रिज्या दे पूछे परमाणु की त्रिज्या, तो यहाँ रिक्ति की त्रिज्या रखोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिभुजीय रिक्ति की त्रिज्या। कि अगर किसी भी क्रिस्टल जालक में त्रिभुजीय रिक्ति उपस्थित है तो उस जालक में उपस्थित परमाणु और उस रिक्ति की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो रिक्ति की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की इतने गुना होती है। समझ गए, इसको नोट करो जल्दी से। तो फिर चलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की ओर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या, अपना चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, और उसकी त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होगा। सेकंड देखते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चले तो चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें तो ये कैसी होती है, तो आपको बताया था कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों के द्वारा घिरी होती है, जिसमें 3 गोले कहाँ होते हैं, निचली परत में, और जो चौथा गोला होता है वो ऊपरी परत में होता है। 3D में थे तो पहले एक परत रखते हैं, फिर दूसरी परत, तो 3 गोले नीचे परत में होते हैं, चौथा गोला ऊपरी परत में, और जब इनको ही मिलाते हो तो क्या बनती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है कुछ इस तरह से। तो इसी रिक्ति के लिए हमें देखना है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों द्वारा घिरी हुई रिक्ति होती है, जिसमें 3 परमाणु एक ही परत में और चौथा परमाणु अगली परत में होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी डिफिनेशन। अब चतुष्फलकीय रिक्ति को अगर देखें क्रिस्टल जालक में किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, तो आइए देखते हैं। ये मान लो हमारा एकक सेल है, घन के आकार का होता है एकक सेल, तो हमने ले लिया, चलिए देखें, हमने लिया एक परमाणु हमारा, इसको थोड़ा और पास कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। एक परमाणु हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसको ऐसे रख दोगे, देखो यहाँ पे 3, 1, 2 और 3, ये परमाणु यहाँ पे है। तो अगर इसको घुमा दो तो ये तीनों नीचे आ जाएंगे, ये चौथा परत ऊपर चला जाएगा, चौथा परमाणु। तो 3 परमाणु नीचे की ओर है और चौथा परमाणु ऊपर की ओर, और यहाँ बीच में इनके क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो यही हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है। ये हमने मिला दिया, एक यहाँ मिलेगा, तो इसको नाम दे दो A, B, C एंड D। AB क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी होती है A। BC क्या है, घन की भुजा कितनी होती है A। BC की भी लंबाई कितनी होगी A। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए ABC और एक त्रिभुज हो गया ACD। तो अगर हम देखें, हमें AB का मान पता है, हमें BC का मान पता है, लेकिन AC का मान नहीं पता। तो AC कैसे निकालोगे, तो लोगे त्रिभुज ABC में, ले लेंगे त्रिभुज ABC में, फिर से वही लोगे, जो परमाणु की त्रिज्या होगी, माना परमाणु की त्रिज्या RS, और रिक्ति की त्रिज्या, जो हमारी रिक्ति होगी, रिक्ति में जो गोला रखा हुआ है उसकी त्रिज्या हमने मान ली RV, उसकी त्रिज्या क्या मान ली, RV मान ली। तो ABC में अगर देखें तो ये क्या है, AB और BC, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है A, ये कितना है A का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो AC बराबर बताओ क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा √2A, ये आ गया। अब अगर देखें तो ये AC है। आपको पता है किसी भी जो एकक सेल में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाते हैं।
तो ये ए है और ये सी है, कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक पर गोला इस पे रखा है, एक गोला इस पे, तो ए सी, ये दोनों गोले एक दूसरे को टच करेंगे। एक गोले की त्रिज्या कितनी है आर एस, तो दो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2RS। तो और एक चीज़ क्या मिलेगी हमें कि सिंस ए सी का मान कितना होगा 2RS, यही होगा। और ए डी का मान भी आप देख सकते हो, देखो ए डी में एक RS इसकी, एक RS इसकी, और ये जो रिक्ति है इसकी 2RV। तो ए डी का मान कितना हो जाएगा 2RS प्लस 2RV। ये दोनों रिलेशन हमें ध्यान रखते हैं। तो अब देखो यहाँ इसके AC का मान कितना था हमारे पास 2RS, तो यहाँ रख दो 2RS, जो √2a है, AC बराबर कितना है 2RS, तो AC का मान √2a बराबर 2RS। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा, a का मान आएगा 2/√2RS। √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा √2। देखो 2 को क्या लिख सकते हो, जिसको ना कैंसिल करना आता हो वो देख लें। 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, और ये इधर वाला डिवाइड में चला जाएगा √2RS, तो एक से एक कट जाएगा, बचेगा कितना, a बराबर बच जाएगा √2RS। ये हमारा a घन की भुजा आ गई। अब अगर चले दूसरे त्रिभुज में, ध्यान से आप देखिए, दूसरा त्रिभुज कौन था ACD। ये भी कैसा है, समकोण त्रिभुज ही है। ACD में भी AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर और CD के स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा बताओ, AD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC के स्क्वायर के, और प्लस CD के स्क्वायर के। अब बताओ AD का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं AD का स्क्वायर। बताओ AC अभी कितना निकाला था, देखो AC निकाला था √2a, तो यहाँ रख दो √2a का होल स्क्वायर। और CD बताओ, CD क्या है, घन की भुजा, घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है a, तो यहाँ a रख दो, a का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये आ गया। तो AD का मान बताओ कितना आ गया, AD आ गया √3a स्क्वायर, बाहर आ गया a। अब आप यहाँ देखिए AD का मान भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अभी पहले आप क्या करिए, a का मान रख दीजिए। अभी अभी आपने a का मान निकाला, देखो यहाँ से a कितना था √2RS, तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ लिख दो a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। तो जैसे ही a का मान रखोगे, AD बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू RS, यही हो जाएगा। AD a का मान था, ये रख दिया। अब AD का मान भी आपको पता है, AD कितना है 2RS प्लस 2RV, यहाँ रख दो 2RS प्लस 2RV। ये 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, दोनों में से कॉमन ले लोगे, ये क्या बन जाएगा RS प्लस RV इज इक्वल टू √3 इंटू √2RS। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2RS प्लस 2RV इज इक्वल टू √3 इंटू √2/2RS। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, अभी जैसा यहाँ किया था। एक √2 नीचे की तरफ बच जाएगा ना, नीचे 2 था। तो RS प्लस RV इज इक्वल टू √3/√2RS, ये बचेगा। चलो पहले इसको नोट करिए, तो फिर इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या हुआ था, देखो एक बार समझ लो कि एक त्रिभुज ABC लिया था, तो इसमें AC का मान निकालना था। तो AC का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, आया कितना √2a। अब AC हमें पहले से, अगर हम परमाणु की त्रिज्या के फॉर्म में देखें तो पता है कि एक गोला ये रखा है, एक गोला ये, और किसी भी एकक सेल में जो गोले होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए रखे होते हैं, तो एक दूसरे को टच करेंगे। तो जब टच करेंगे तो ये AC का मान हो जाएगा 2RS। बस इन दोनों को बराबर रखा तो A का मान आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज ले लिया ACD। अब जब दूसरा त्रिभुज ACD लिया तो इसमें भी विकर्ण AD था, आधार और लंब का स्क्वायर, ये √2a स्क्वायर CDA स्क्वायर था, रख के सॉल्व किया तो यहाँ तक हमारी वैल्यू आई। अब इसके बाद आगे देखना है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये भी RS है और ये भी RS, दोनों को एक साइड कर लो। तो RV बराबर हो जाएगा √3/√2RS, और इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में RS। बताओ RV RS कॉमन ले लो,
तो √3/√2 -1 और ये क्या हो जाएगा RS बाहर हो गया। √2 का मान 1.414 RV, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा RV लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें RV बराबर √3 का मान होता है 1.732, √2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मान होता है 1.414 अपॉन √2 का मान 1.414 और ये टोटल किसके है RS के बराबर। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो RV बराबर ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, तो 0.318 अपॉन 1.414 RS, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी RV बराबर 0.225 RS, मतलब कि जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या है उसका 0.225 गुना क्या होगी, रिक्त की त्रिज्या होगी। ये क्या आ गया रिलेशन किसमें, चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो जल्दी से। तो फिर हम अष्टफलकीय का देखते हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में संबंध, ठीक है। चलो अष्टफलकीय रिक्ति पहले समझ लेते हैं क्या होती है। चलिए तो देखते हैं क्या अष्टफलकीय, तीसरा हमारा क्या है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या है पता होगा, नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट के पूरे लेक्चर ध्यान से, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या की बात करें, क्या होती है कि जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो 8 परमाणुओं से घिरी होती है। कितने परमाणु से, 8 परमाणुओं से घिरी होगी, जिसमें से जो 4 परमाणु होंगे, 1 2 3 और 4 परमाणु एक ही तल पे होंगे, 5वां परमाणु ऊपर और 6वां परमाणु निचले तल पे। मान लो ये एक तल है, ठीक है, इस तल पे एक ऐसे समझते हैं, मान लो हमने लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक तल है जिस पे क्या है 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु, ये 4 परमाणु रखे हुए हैं, और इन 4 परमाणुओं के बीच में अष्टफलकीय रिक्ति है, जिसके ऊपर एक परमाणु होगा और एक परमाणु इसके नीचे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो अष्टफलकीय रिक्ति 4 परमाणुओं जो एक तल पे और 5वां परमाणु ऊपर और 6वां परमाणु नीचे, 6 परमाणुओं से घिरी होती है, ठीक है। चलो लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अष्टफलकीय रिक्ति 6 परमाणु से घिरी होती है, जिसमें 4 परमाणु समान तल पे और 5वां ऊपर 6वां निचले तल पे उपस्थित होता है। तो और इसकी वही मानेंगे कि माना, ये सबसे सिंपल है, तीनों में सबसे सिंपल यही है, माना परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी मान लो RS, और रिक्त की त्रिज्या क्या मानोगे, रिक्त की त्रिज्या हम मानेंगे कितना RV, यही मानेंगे। अब यहाँ पे ये परमाणु रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मिला दो, ये परमाणुओं केंद्रों को मिलाया और ये बीच वाला मिला दिया, कुछ इस तरह से। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिखने लगा, इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दो A, B और C, और जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके पास उसको लिख लीजिए। देखिए अगर AB ये RS है और ये भी RS, बड़े परमाणु की त्रिज्या, तो AB किसके बराबर है, AB बराबर है 2RS के। BC इसमें भी RS है और 2RS है, तो BC भी किसके बराबर है 2RS के। और अब देखो अगर AC की बात है ना, AC 2RS के बराबर है AC। अब अगर BC की बात करें तो BC को देखो तो 1 RS है, 2 RS है और बीच में रिक्ति की त्रिज्या भी है, और एक रिक्ति में 2 त्रिज्याएं होंगी, भाई उसके व्यास के बराबर पूरी त्रिज्या लोगे, तो RS 2RV फिर RS, तो BC किसके बराबर होगा 2RS प्लस 2RV के बराबर क्या होगा BC होगा। अब अगर त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, और उसके अकॉर्डिंग आधार और जो लंब का स्क्वायर होगा, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा BC के स्क्वायर के बराबर होगा, यही होगा। AB का मान 2RS का होल स्क्वायर, ये हो गया।
AC का मान भी 2RS का होल स्क्वायर हो गया, और BC कितना है, ये है 2RS प्लस 2RV का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2RS स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4RS स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4RS स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें अगर दोनों में से, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पे आ जाएगा बाहर 4, बाई 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4RS प्लस RV का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। या ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे ही रखो, देखो बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रखिए 2RS प्लस RV का होल स्क्वायर। अब देखो इधर से क्या हो जाएगा, ये 8R स्क्वायर RS स्क्वायर हो जाएगा टोटल, और ये 2RS प्लस RV का होल 2RS प्लस 2RV का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, दोनों ओर क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8RS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2RS प्लस 2RV का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 8 अंडर रूट के बाहर क्या आता है 2√2, और R स्क्वायर क्या हो जाएगा RS इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2RS प्लस 2RV। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2RS इक्वल टू 2 कॉमन लिया RS प्लस RV, 2 से 2 कट गया। अब आपको पता है RS का मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है 1.414, ये RS हो गया, माइनस देखो RS इधर प्लस में इधर ले आओ, RS को एक साइड कर लो, तो RS इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा RS इज इक्वल टू RV। तो 1.414 में से 1 भाई कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 0.414, तो RV बराबर हो जाएगा 0.414 RS। मतलब कि जो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या के 0.414 गुना क्या होती है। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 0.414 गुना होती है। ये क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में संबंध। चलिए इसको नोट करिए। तो फिर हम देखते हैं किसी भी एकक सेल में, किसी भी जालक में कितनी अष्टफलकीय और कितनी चतुष्फलकीय, वो हमारा मेन है। वैसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो न्यूमेरिकल उसके बनेंगे वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो, तो फिर वही देखते हैं। ठीक, चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए अब देखते हैं क्या, अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय रिक्तियां या रिक्तियों का स्थान निर्धारण ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, केवल इसका जो मेन है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वही हमें करना है। तो देखो अष्टफलकीय रिक्ति किसी भी परमाणु, किसी भी एकक सेल में या किसी भी क्रिस्टल जालक में जितने परमाणु होते हैं प्रत्येक परमाणु के नीचे एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। ठीक है, और चतुष्फलकीय रिक्ति कहाँ होती है, अगर हम किसी एकक सेल को 8 बराबर भागों में बांट दें, अगर हम कोई भी हमारा एकक सेल है मान लो इसको 8 बराबर भागों में क्या कर दें, बांट दें, तो प्रत्येक भाग के अंदर एक चतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्ति कैसी होगी, प्रत्येक परमाणु के नीचे एक होती है, और चतुष्फलकीय रिक्ति अगर किसी एकक सेल को 8 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग में एक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं देखना है, हमें देखना क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कितनी अष्टफलकीय होंगी और कितनी चतुष्फलकीय। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, किसी एकक सेल में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, उतनी ही क्या होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। ये
तो किसी भी एकक सेल में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। और चतुष्फलकीय रिक्तियां सदैव अष्टफलकीय रिक्तियों की, या फिर हम कहें एकक सेल में उपस्थित, एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की दोगुनी होती है, की दोगुनी होती है। ठीक है, चलिए देखिए, क्या हमने कहा कि किसी भी एकक सेल में जितने परमाणु होंगे उसमें उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, और चतुष्फलकीय रिक्तियां सदैव अष्टफलकीय रिक्तियों की क्या होती हैं, दोगुनी होती हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लिखाया भी था जब इसके बारे में बात की थी कि अगर किसी एकक सेल में, किसी संरचना में, किसी जालक में n अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी तो उसमें 2n चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। मतलब कि अगर एक अष्टफलकीय रिक्ति है तो चतुष्फलकीय कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर परमाणु में, अगर एकक सेल में 4 अष्टफलकीय हैं तो चतुष्फलकीय कितनी हो जाएगी, दुगनी। 4 का दुगना कितना, 8। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, इसको जल्दी से नोट कर लो पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास जो जो एकक सेल है हम उसको देख लें कि उसमें कितनी अष्टफलकीय कितनी चतुष्फलकीय होंगी। तो अगर देखो, सबसे पहला एकक सेल हमारा PCC जो सरल घन एकक सेल है ना, तो इसमें परमाणु संख्या कितनी, किससे दर्शाते हैं, Z से। और फिर हम बात करें अष्टफलकीय रिक्ति, है ना, अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होगी, और हम बात करें उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी, चतुष्फलकीय कितनी होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो PCC सरल घन एकक सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, 1। अगर ये चीज़ें जिसको ना पता हो वो दूसरा लेक्चर सॉलिड स्टेट का देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिए। तो आप जो एकक सेल हैं उनकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या होते हैं, कैसे परमाणुओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सरल घन एकक सेल में कुल 1 परमाणु। तो अभी हमने क्या बताया, जितने परमाणु उतनी अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय भी 1 हो जाएगा, और उसकी दुगनी चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेकेंड हमारा आता है BCC। सेकेंड कौन सा आता है, BCC। BCC में कुल कितने परमाणु, 2 परमाणु। तो BCC में परमाणु की संख्या तो बताओ, अष्टफलकीय कितना हो जाएगा, परमाणुओं के बराबर। चतुष्फलकीय कितना हो जाएगा, परमाणुओं के बराबर का दुगना, 4 हो जाएगा। अष्टफलकीय 2 है तो वो 4 गुना हो जाएगा। चलो, तीसरा हमारे पास आता है FCC, या इसी को हम बोलते हैं CCP, यही होता है। तो इसमें भी परमाणुओं की संख्या होती है 4। इसमें प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चतुष्फलकीय कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको ये याद रहेगा। इसी तरह एक होता है HCP, तो HCP में भी 4 होते हैं, तो 4 और ये 8 हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, तो फिर इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, तो इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो बात समझ गए कैसे निकालना है, जितने परमाणु उतनी अष्टफलकीय और उसकी दुगनी चतुष्फलकीय। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन, कि क्या कह रहा है कि एक एकक सेल है या एक जालक है जो A और B से मिलकर बना हुआ, किससे, A और B से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि A जो है वो किस में है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। A किस में है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में है ये, और कह रहा है B अष्टफलकीय रिक्ति में है। B किस में है, अष्टफलकीय रिक्ति में है। तो बताओ उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जालक या एक यौगिक A और B से मिलकर बना हुआ है। अगर A उस जालक के चतुष्फलकीय रिक्तियों में है और B अष्टफलकीय रिक्तियों में है, तो उस यौगिक का या उस जालक का सूत्र बताना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना भाई कौन सा जालक है ये तो दिया नहीं कि BCC है कि PCC है कि FCC। इस केस में क्या करेंगे, हम परमाणुओं की संख्या अपने से मानेंगे। हम क्या कहेंगे, माना परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या कितनी है, x है, x है बराबर x ले लिया। तो बताओ अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो जाएंगी, अष्टफलकीय रिक्ति हो जाएगी कितनी भाई, जितने परमाणु उतने अष्टफलकीय रिक्ति। बताओ चतुष्फलकीय की रिक्ति कितनी हो जाएगी, जितने अष्टफलकीय उसकी दुगनी क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय मतलब 2x हो जाएगी। ए चतुष्फलकीय में है तो ए की संख्या कितनी होगी, उस यौगिक में कितना ए उपस्थित होगा, जितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं तो ये हो गया 2x। बी कितना होगा, जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं x। अब इन दोनों का अनुपात अगर लो तो a अनुपाते b, a कितना है 2x और b कितना x, x से x कट जाएगा कितना आएगा 2:1। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र अगर यौगिक में देखो a कितना है 2 है तो हो जाएगा A2 और b कितना है 1 है b, यही क्या हो गया हमारे यौगिक का सूत्र हो गया A2B। ठीक है, बात समझ में आई। क्या करना है भाई, हमें एकक से लिया, हमें जालक नहीं बताया कि कौन सा है, PCC FCC HCP BCC क्या है नहीं बताया, तो नहीं बताया तो हम अपने से मान लिए परमाणु x है, तो जितने परमाणु उतने अष्टफलकीय और उसकी दुगनी चतुष्फलकीय। तो ए चतुष्फलकीय में था तो 2x हो गया, बी अष्टफलकीय में था तो x हो गया, दोनों का रेशियो निकाला 2:1 क्या है, मतलब A2 है और b कितना है 1, यही हो गया यौगिक का सूत्र हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है कि CCP जालक है, कौन सा है CCP जालक, जो हमारा जालक है CCP है और वो दो परमाणुओं P एवं Q से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक CCP जालक है जो P और Q से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या P और Q से मिलकर CCP जालक बना हुआ है, जिसमें जो P है वो क्या कह रहा है, P कह रहा है अष्टफलकीय रिक्ति में है, P किस में है, अष्टफलकीय रिक्ति में है, और Q कह रहा है कि Q चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/4 भाग में है, चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/4 भाग में, 1/4 मतलब 1/4 में है, यही कह रहा है कि CCP। क्वेश्चन देखो कि CCP जालक PQ से मिलकर बना हुआ है, P जो है अष्टफलकीय रिक्ति में है और चतुष्फलकीय के 1/4 भाग में क्या है, Q है। तो यौगिक का सूत्र बताना है। बताओ CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अभी लिखाया था CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो हो जाएगी 4। अब इसके बाद अष्टफलकीय कितना हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति बताइए कितनी हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्ति भी हो जाएगी 4। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगी कितनी, 8 हो जाएगी, यही कह रहा है। तो बताओ P किस में है, अष्टफलकीय में, तो P की संख्या कितनी होगी, ये निकाल लो, P की संख्या हो जाएगी 4, यही होगा, जितने परमाणु उतने P। और कह रहा है कि Q जो है वो चतुष्फलकीय के 1/4 भाग में है, तो Q की संख्या क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय कितने हैं, कुल 8 है, और कह रहा है इनका 1/4 भाग में, पूरे में नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि कह रहा है 1/4 भाग में ही क्या है, Q है। तो 1/4 का मतलब 4 दूनी 8, मतलब क्या हो गया 2, Q की संख्या क्या हो गई 2। अब दोनों का अनुपात निकालो, P/Q कितना आ जाएगा, 4/2, 4 से कटेगा 2/1। तो फिर से हमारा जो यौगिक आया, यौगिक का सूत्र आया, यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा, P2 और Q, ये क्या आ गया हमारा यौगिक का सूत्र आ गया। ठीक है, नोट करो इसको, समझ गए, बहुत सिंपल है, बस संख्या हमें निकालनी आ जानी चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसको नोट करो। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, चलो आइए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑक्साइड है, ठीक है, एक ऑक्साइड है जिसमें ए बी ऑक्सीजन 3 तत्व मिले हुए हैं। अब कह रहा है कि जो A है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, जो B है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में। तो ऑक्साइड का सूत्र बताना है। एक ऑक्साइड है, A और B से मिलकर बना हुआ है। एक ऑक्साइड, एक यौगिक है जो कौन सा है, ऑक्साइड है, तो उसमें A और B उपस्थित हैं। तो A और B उपस्थित हैं, तो कह रहा है A किस में है,
ए है किसमें, चतुष्फलकीय में, ए चतुष्फलकीय रिक्ति में है। फिर कह रहा है बी कहाँ पे है, बी अष्टफलकीय रिक्ति में है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ है भाई, ऑक्साइड का सूत्र है तो ऑक्सीजन पूरे ही क्रिस्टल में है। तो कह रहा है इस ऑक्साइड का सूत्र बताओ। तो आप सबसे पहले क्या कर लो भाई, ऑक्सीजन क्रिस्टल में है पूरे में, रिक्तियों में तो है नहीं। ऑक्सीजन का है क्रिस्टल में जो परमाणु है। तो मान लो भाई कोई जालक तो दिया नहीं कि पीसीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी, तो हम क्या करेंगे, माना ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे क्रिस्टल जालक में है तो जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतनी ही ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन मान लो x, दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, x मानते हैं। तो बताओ ऑक्सीजन x हो गया परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी, जितने यौगिक में परमाणु उतने ही अष्टफलकीय रिक्ति, ये भी एक x हो गई। तो बताओ चतुष्फलकीय कितनी हो जाएगी, जितनी परमाणु उसका दुगना कितना, चतुष्फलकीय, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब तीनों का अनुपात निकाल लो। अष्टफलकीय में क्या है, b है, ये लो b हो गया। चतुष्फलकीय क्या है, a है, ये a हो गया। परमाणु की संख्या क्या है, ऑक्सीजन, O हो गया। तीनों का अनुपात निकाल लो, A अनुपाते B अनुपाते O, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सॉरी A कितना है, 2x है, B कितना है, x है, और ऑक्सीजन कितना है, x है। तो x कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 2:1:1 है ना, 2 अनुपात 1 अनुपात 1 का अनुपात। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A कितना है, 2 है, B कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है। यही क्या हो गया, हमारे यौगिक का सूत्र हो गया। तो सिंपल सा है, बहुत आराम से कर ले जाओगे। बस आपको चतुष्फलकी अष्टफलकी वाला याद रखना है, जितने परमाणु उतने अष्टफलकी, जितने अष्टफलकी उसका दुगना चतुष्फलकी। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होंगे, सिंपल यौगिक का सूत्र बनाना। इनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक का सूत्र निर्माण। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रिक्तियाँ और उनके परमाणु की त्रिज्या और उनमें संबंध, उनकी त्रिज्या में संबंध देखा, कुछ न्यूमेरिकल लगाए यौगिक से संबंधित, सूत्र निर्माण संबंधित। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे संकुलन क्षमता की। जो हमने संकुलन क्षमता पढ़ी, संरचना पढ़ी है, तो उसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे, उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।